हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। अक्षय, अंजलि, अफरीदा, झटका, चिन्मय, प्रणाम प्रणाम बेटा, प्रणाम, नमस्कार बेटा। सब लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया, मजे में? हाँ जी, बढ़िया दोस्तों, शानदार। मैं भी एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सुपर फाइन। हैप्पी करवा चौथ अक्षय, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है करवा चौथ की? हाँ, क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है? चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बताइए, ज्योमेट्री की बेटा शीट नंबर 9 आपने कंप्लीट कर ली थी बेटा? शीट नंबर 9 अपनी पूरी हो गई थी ना, जिसमें हमने पढ़ा था सेंट्रॉइड के बारे में। सेंट्रॉइड पे जो भी चीजें बन सकती हैं बेटा, केंद्रक पे सवाल बन सकते हैं, वो सारे हमने पूरे कर लिए थे। और शायद लास्ट में एक दो सवाल थे। ये एक सवाल था, ये बच्चों एक सवाल था जिसे आपने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। बताओ, हो गया था सवाल ये? इसका उत्तर सी आ गया था। और बेटा अपना आखिरी एक और सवाल था, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये पूरा हो गया था अपना 37 में सवाल। बी इसका आंसर आ गया, आप सब लोगों ने कर लिया। कितने अच्छे बच्चे हो यार तुम, कितने अच्छे बच्चे हो। सिद्धार्थ कहते हैं आज क्लास है क्या? आपके सामने बैठा हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए 37 तक की जानकारियां पूरी हो गई बेटा। उसके बाद दोस्तों, आज हम उसके बाद अगली बात पढ़ने वाले हैं। ये शीट नंबर 10 को आपने स्टार्ट कर लिया था, तो शीट नंबर 10 भी हो गई थी क्या? शीट नंबर 10 में आपने कहा 24 नंबर तक के सवाल कर लिए थे। ये वाला सवाल लास्ट अपन ने आई थिंक ये सवाल किया था, ये तो पूरा अपना हो ही गया था। ये बीएन का जस्ट हाफ आया था, उत्तर 5 आ गया था। और ये अपन ने लॉजिकल इस बात को प्रूव किया था कि ये 5 कैसे आया। वो रेडियस का हाइपोटेनियस का हाफ बनता है बेटा, कर्ण का आधा बनता है। कर्ण का आधा मतलब 10 का आधा कितना हो गया? 5। 25 नंबर क्वेश्चन, 4 है तो वो 48 आ गया। आप लोगों को ये बात बताई गई थी कि ट्रायंगल ईजीडी का एरिया ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का रेशो बनता है 1/12। अब ये हमने लास्ट क्लास में साबित कर लिया था कि 1/12 क्यों बनता है, तो आपको इस पर अलग से दोबारा से लिखने की नीड नहीं है। इसकी वैल्यू अगर 4 है तो 12 की वैल्यू 48 आएगी। वैल्यू सिस्टम आपके रोम रोम में काम आता है दोस्तों। वैल्यू सिस्टम की बातें आपके बहुत काम आती हैं। वैल्यू सिस्टम को आपने अच्छे से पढ़ रखा है। चलिए, ये दोस्तों अपना सवाल आ गया जी, कौन सा? ये अपना सवाल आ गया दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन। क्या सवाल है ये, एक बार देखते हैं। तो जितना जितना समझ में आए उतना उतना एक बार ट्राई करते हैं। जो जो जानकारियां दी जाए उनको एक बार पुट करने का प्रयास करते हैं। ट्रायंगल एबीसी बनाकर दिया है दोस्तों, बोला बीएम और एएन मीडियन है। बच्चों बीएम और एएन मीडियन है, तो इसका मतलब मैं तुरंत समझ गया कि ओ जो होगा इसका सेंट्रोइड होगा। इन्होंने बताया नहीं है पर मुझे पता लग गया कि दोनों मीडियन अगर कभी मिलती है ना, दोनों मीडियन अगर कभी मिलती है तो ये आपके लिए क्या है दोस्तों? सेंट्रोइड है। अब सेंट्रोइड सेंट्रोइड ये है, और हमें पूछा है ट्रायंगल ओ एम एन की अंतः त्रिज्या। ये ट्रायंगल देखिए, छोटा सा चिन्ह सा ट्रायंगल है ओ एम एन। ट्रायंगल ओ एम एन की अंतः त्रिज्या यानी कि इन रेडियस का मान पूछा है बेटा। इन रेडियस का मान ज्ञात करने के लिए क्या आपको ओ एम एन की तीनों साइड चाहिए? क्या आपको ओ एम एन की तीनों साइड चाहिए बेटा? तीनों साइड के बिना तो सवाल कैसे बनेगा? तीनों साइड के बिना सवाल कैसे बनेगा? हमें ओ एम एन पे फोकस करना है। आओ करते हैं। बी एम की लंबाई तुमको दी गई है 18, और ये ओ से कटती है 2:1 में कटती होगी। बी ओ का मतलब 6, ओ एम का बी ओ का मतलब 12, ओ एम का मतलब 6 होगा। एक साइड तो आ गई सब, एक साइड तो आ गई। ए एन की वैल्यू 21 है, 21। क्या 21 को इन्होंने 14 और 7 में तोड़ा होगा क्या? मैं अपने छोटे से ट्रायंगल पे काम कर रहा हूं। मेरे जीवन का टारगेट, मेरे जीवन का मकसद इस ओ एन एम को समझना है, ओ एन एम पे काम करना है। ओ एम की वैल्यू 6 है, ओ एन की वैल्यू 7 है। अगर कोई आके मेरे कान में ओ एन का एम एन का मान बता जाए, अगर कोई मेरे को एम एन का मान बता जाए, तो मुझे नहीं लगता कि यह सवाल करने में कोई कंफ्यूजन आएगा। सही है। अच्छा, ए बी की वैल्यू तुमको 22 दे दी गई। ए बी की वैल्यू तुमको दे दी गई 22। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे केवल एक छोटी सी बात बता दो,
क्या mn की वैल्यू 11 बनेगी क्या? 11। सर ये कौन सी थ्योरम आ गई? सर ये कौन सी थ्योरम आ गई? ये मिड पॉइंट थ्योरम है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम है कि अगर आपने देखो इसका मध्य बिंदु मिलाया तो ये जो लाइन बनेगी ना mn, ये 100% जरूरी है कि AB के पैरेलल बनेगी और AB का हाफ बनेगी। हाफ क्यों बनती है बेटा, आपको डिटेल में समझ में आ गया? वाह सर वाह, ये काम करने में तो सर हमें समय लगा ही नहीं, तुरंत ये बात हमें समझ में आ गई। इसके लिए पेन उठाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी सर, इसकी वैल्यू आ गई 11। बच्चों एक ट्रायंगल की अगर तुम्हें तीनों साइड पता लग जाएं, इन रेडियस याद करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर है, 17 7 24 का आधा हो गया 12, ऊपर लगाओगे रूट के अंदर 12 गुणा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बटा में 12 लिखना है। इन रेडियस कितनी आ गई बेटा, ऊपर कितना बनेगा 12 और 6 72, इसमें से 6 बाहर निकाल लो, 6 रूट 10 अंदर बच जाएगा बटा में 12, दो बार काट दीजिए, रूट 10 बटे। इसको कुछ आप और भी कह सकते हो क्या? इसको कुछ और भी कह सकते हो ना? क्या बताओ बेटा, मैं रूट 10 में इसको रूट 5 गुणा रूट 2 लिख दूं और बटा में 2 कर दूं, एक बार रूट 2 से काट दूं, आप रूट के अंदर 5 बटा 2 भी तो कह सकते हो। अगर मान लो आपको रूट 10/2 ऑप्शन नहीं मिलता तो रूट के अंदर पूरा है, 5 भी रूट के अंदर है, 2 भी रूट के अंदर है, ये वाली बात भी आपसे कही जा सकती है। 26 नंबर सवाल सबको क्लियर है? आसान सवाल है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है और मोस्टली आपको पेपर में इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। ज्योमेट्री का डर अपने मन से निकाल दीजिएगा, सवाल आपको मैक्सिमम इसी प्रकार के देखने को पेपर में मिलते हैं। करो ट्राई, क्या है ये, क्या सवाल है? 16 63 65 बेटा एक ट्रिपलेट होता है क्या? ये 16 63 65 एक ट्रिपलेट है क्या? अरे तुरंत समझ लो ना बेटा बात, 16 का स्क्वायर आता है 256, 63 का स्क्वायर कितना आता है 4489, ज्यादा कितना है 13, 13 ज्यादा करेंगे, 13 ज्यादा करेंगे बेटा 13 38 3969, इनको जोड़ेंगे देखो 4225 के इक्वल बनेगा, 4225 के इक्वल बन रहा है क्या, बताना एक बार। तो चिंता की बात नहीं है सर, ये ट्रिपलेट है फाइनल है और ये आपको याद भी होना चाहिए, ये ट्रिपलेट है। बीजी कितना आएगा? बीजी कुछ भी तो नहीं है, बीजी कुछ भी तो नहीं है। अरे एक बात बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें सीए को आपने कर्ण मानना है, सीए को आपने कर्ण मानना है। ये दोस्तों आ गया आपके लिए मान लो 16 है और ये मान लो आपके लिए आ गया 63 है। अब मैं कहता हूं बीजी 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 कैसे बनेगा? अगर मैं इसकी बनाऊंगा मीडियन, अरे मैं इसकी बनाऊंगा मीडियन, सेंटर वाले पॉइंट से मिलाऊंगा, सेंटर वाले पॉइंट से अगर मिलाओगे तो ये वाली लाइन भी 65/2 बनेगी, ये लाइन भी 65/2 बनेगी। और क्या ये पूरी लाइन, इसको एक बार के बीडी नाम दे लो, क्या ये भी 65/2 बनेगी क्या? याद है ना सरकम सेंटर किया था, याद है ना सरकम सेंटर किया था। अरे सरकम सेंटर के बारे में आप लोगों को नियम पता है, सरकम सेंटर के बारे में आप लोगों को नियम याद है, करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सरकम रेडियस बनती है ये दोस्तों, यहां कहीं एक पॉइंट बनेगा जी, ये जी जो होगा इसे 2:1 में तोड़ेगा, तो आप कहना सर 65/2, अगर ये 3 की वैल्यू है तो मुझे 2 की वैल्यू याद करनी है, 2 से 2 कट गया, उत्तर आ गया 65/3। डायरेक्ट तरीका भी पता है कि अगर कभी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर होता है बेटा ये 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे, एंड सेंट्रोइड का मतलब होता है केंद्रक के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, तो डायरेक्ट आता है हाइपोटेनियस अपॉन 3, हाइपोटेनियस अपॉन 3 करना है बेटा, हाइपोटेनियस के बटा में 3 कर दीजिए और आपको 16 63 65 दिखते ही समझ में आ गया कि हाइपोटेनियस आएगा 65 और 65 के बटा में 3 करना है। ये 3 क्यों किया, आपको लॉजिक समझ में आया? अगर ये पूरी लाइन देखो बेटा, पूरी लाइन अगर हाइपोटेनियस थी तो ये ऊपर वाला h/2, ये भी h/2 और ये भी h/2। अब h/2 का अगर तुम 2/3 ज्ञात करोगे तो जाहिर सी बात है h/3 ही तो आएगा हमेशा। अब अगली बार कभी सवाल से सामना हो जाए तो पूरा लंबे प्रकार से लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्ट इस चीज को मेंटली सॉल्व करने का प्रयास करें और 65/3 उत्तर करके 5-10 सेकंड में आगे बढ़ जाएं, अगली बात को प्रयास करें बेटा। ये दोस्तों एक और बड़ा शानदार, बड़ा दमदार, बड़ा बेहतरीन सवाल है, एसएससी 2017 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है और काफी सिस्टमेटिक सवाल है ये। क्या है?
एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां 20 समकोण है। जैसा जैसा ये बोले वैसा वैसा बना लो एक बार। जैसा जैसा ये कहें हमसे कि भाई साहब ऐसी बात है, हम कहेंगे ठीक है साहब, तुम्हारी सारी बात जायज है, तुम्हारी सारी बात सही है, बी 90 डिग्री का कोण है, ओके। एडी और सीई दो माध्यिकाएं हैं प्यारे बच्चों, एक तो मीडियन है इसकी एडी, तो इसका मतलब तुरंत समझ लेना बीडी और डीसी बराबर होंगे। सीई भी इसकी एक मीडियन है, तो डायरेक्ट आप समझ लेना कि एई और ईबी भी बराबर होंगे। और जहां दोनों मीडियन कटती हैं बेटा, जहां दोनों मीडियन कटती हैं, क्या वो सेंट्रोइड होगा, क्या वो जी होगा? अगर आपको सेंट्रोइड का कुछ नाम सवाल में दिया गया है, उसे ओ पर कटती हैं, आर पर कटती हैं, एस पर कटती हैं, तो मैं मानूंगा, लेकिन कुछ नहीं दिया गया तो अपनी मर्जी से सेंट्रोइड को जी लिखा करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, एसी 5 है बच्चों, ये पूरा पूरा एसी है ना, ये 5 है। एडी है 3√5/2। एडी क्या है दोस्तों, एडी 3√5/2। आपको सीई की लंबाई पूछी है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सीई, और यहां तुमको एसी भी दिया गया था 5, एसी भी तुमको दिया गया था 5। क्या ये छोटी सी बात तुम्हें समझ में आ रही है दोस्तों? एडी 3 के वलीय है सर, क्या कहना चाहते हो बेटा? सिद्धार्थ भैया क्या कहना चाहते हो? एडी 3 के वलीय हैं, क्या मतलब है इस बात का? तीन के वैल्यू है, तुम पता नहीं क्या कह रहे हो यार। देखो बेटा, इस कहानी को समझने का ना एक बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपके सामने कोई भी दो मीडियन दे दी जाए, कोई भी दो मीडियन है, तो आप ये कहना सर एडी का स्क्वायर सीई का स्क्वायर, इसका जो 4 गुना होगा बराबर होगा 5 एसी के स्क्वायर के। ए डी दो मीडियन तुम्हें दे दी जाए, दो मीडियन तुम्हें दे दी जाए, और तीसरा कल हमने साबित किया था ना ये, अरे कल की क्लास में ये काम आपने किया था क्या? कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था ना कि दो कोई भी माध्यिकाएं हैं, दो कोई भी मीडियंस हैं, वो अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं और तीसरी भुजा जिस पर आपने मीडियन नहीं बनाई है उसके स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होता है इनका जोड़, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। एडी का स्क्वायर 9×5=45/2, 45/4 माफ कीजिएगा, प्लस सीई मुझे पता नहीं है, एसी का स्क्वायर हो गया 5 × 25 125 आ गया बेटा। देखो ये तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 सीई का स्क्वायर क्या बनेगा, आप कहना जी 125 - 45 बराबर हो गया 80। सीई स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, सीई स्क्वायर आ जाएगा 20। सीई की वैल्यू आ जाएगी 4 × 5 है, 2√5 बन जाएगा, 2√5 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्या दोस्तों कल आपने ये बात प्रूव की थी ना कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल की बात थी, दो मीडियन अगर बनाई जाती हैं, दो मीडियन अगर बनाई जाती हैं और तीसरी भुजा पर आप मीडियन नहीं बनाते हैं, तो हमेशा 100% उन दोनों मीडियन के स्क्वायर के जोड़ का 4 गुना तीसरी भुजा के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होता है। ये फिक्स थ्योरम है, इसे याद कर लेना। एसएससी के पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम में ये सवाल दोस्तों पहले आ चुका है। फाइनल, चलिए एक आखिरी सवाल की और बात कर दीजिए, एक आखिरी सवाल की बात कर दीजिए। थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसी प्रकार का सवाल है, इसी प्रकार की चीज है। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, क्यू 90 डिग्री है, ओके। क्यूजी का मान है, क्यूजी का मान है √5। अच्छा ये क्यूजी का मान भी तुमको दिया हुआ है √5, और क्या है, पीजी का मान 3 है, जी सेंट्रोइड है, जी सेंट्रोइड है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिएगा बेटा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड मीडियन, ये आरजी, आरजी मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है। कोई बताइए किस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे? कोई आप में से ज्ञात कर पाएगा क्या? अरे बताओ रे कोई भी। किसी के दिमाग में कोई कहानी आ रही है क्या? सवाल बहुत ही आसान है, सवाल बहुत ही इजी है। साइड हो तो आ जाएगा। कौन सी साइड चाहिए तुम्हें, कौन सी साइड चाहिए? एक बात बताओ, तुमको मैंने अभी अभी एक बात बताई थी, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? ये है आपका सेंट्रोइड, ये होता है बच्चों ऑर्थो सेंटर। इन दोनों के बीच की ये दूरी क्या होती है? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है?
आप कहना सर ये दूरी तो हमें याद है हाइपोटेनियस का 1/3 होती है, ये दूरी तो हाइपोटेनियस का 1/3 होती है। तो क्या तुम्हें यह समझ नहीं आया कि इस सवाल में आपको इनडायरेक्टली उसने हाइपोटेनियस भी दिया है? इन्होंने तुम्हें क्यूजी नहीं बताया, इन्होंने तुम्हें क्यूजी नहीं बताया बेटा, इन्होंने तुम्हें क्यूजी नहीं बताया, इन्होंने तुम्हें हाइपोटेनियस का मान दिया है। डायरेक्ट तुमको पी आर कह देता तो तुम्हें तो बात पता लग जाती। तो ये कहता नहीं नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा स्टाइलिश तरीके में बताऊंगा, मेरा अंदाज थोड़ा निराला है। तो √5 कह दिया तो आपको ये समझ में आ गया पूरा हाइपोटेनियस जो बनेगा वो 3√5 बनेगा। और एक छोटी सी बात बता दो, अगर मैं इसको आगे तक बढ़ा देता हूं, मान लीजिए इसको मैं एस तक मिला देता हूं, ये अगर 3 है तो क्या ये 1.5 बनेगा क्या? मतलब ये वाली मीडियन 4.5 हो गई क्या? एक बार इससे पहले वाले सवाल पे नजर मार लो और एक बार इस सवाल पे नजर मार लो, क्या दोनों क्वेश्चन में कोई समानता दिख रही है? क्या तुम्हें दोनों क्वेश्चन में कोई समानता दिख रही है? करें, लगाएं फॉर्मूला अपना। मुझे फॉर्मूला आता है दोस्तों, 4.5 का स्क्वायर करना है। और एक बार ना इस मीडियन का कुछ नाम मान लेना, ये पूरी मीडियन है, मैं एक बार आपको कह रहा हूं ये पूरी मीडियन है, दिस इज अ कंप्लीट मीडियन है, इसका कुछ नाम मान लो, आरटी मान लो, कुछ भी, प्लस आरटी का स्क्वायर। इसका अगर मैं 4 गुना करूंगा तो ये 5 गुना 3√5 का स्क्वायर इसके इक्वल बनेगा क्या? बताओ। ये डायरेक्ट उसी थ्योरम को पुट करने का सवाल था, डायरेक्ट उसी थ्योरम को पुट करने का सवाल था। इज इट फाइन? 4 गुना इसका स्क्वायर कितना बनता है? 20.25 प्लस बनेगा आरटी स्क्वायर बराबर 9 पांजा, ये 45 हो गया क्या बेटा? है, इसका स्क्वायर करोगे 9 पांजा 45 आ जाएगा। आप कहना 20.25 का गुणा करके उधर ले जाऊंगा, बाद की बात है। आरटी स्क्वायर बराबर 225 माइनस ये कितना बन गया? 81 बन गया क्या? 81, ओ 81 बन गया सर ये तो आप मुझे बताइए आरटी स्क्वायर कितना आएगा? 5 में से 1 गया 4, 22 में से 8 गए 14, बटा में हो गया 4। रूट लूंगा तो 12/2 मतलब कि 6 बन जाएगा। पूरा पूरा आरटी 6 दोस्तों, पूरा पूरा आरटी 6। तो क्या मैं इसको 4:2 में कह सकता हूं क्या? अरे 2:1 में तोड़ना है, सीधी सी बात है। तो आरटी का मान कितना बन गया? 6। आरटी का मान कितना बन गया? 6। आरटी का मान बन गया 6। सिद्धार्थ भैया मैं उसको तो रोक नहीं पाऊंगा ना, उसको तो रोक नहीं पाऊंगा। कह रहे मेरे ऊपर से फाइटर प्लेन जा रहा है तो डिस्टर्ब हो रहा हूं, वो मेरे हाथ में तो नहीं है फाइटर प्लेन को रोकना आपके लिए। h/3 कैसे आया? प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है कि मैंने आपको आज की क्लास में ये बताया है कि h/3 कैसे आया? मैंने आपको आज की क्लास में बताया ना h/3 कैसे आया। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था, इसमें ये बात आपको मैंने साबित करके बताई थी कि h/3 कैसे आया। तो ये बेटा ना एक्चुअली क्या है कि 28 और 29 नंबर सवाल सेम है। 28 और 29 नंबर सवाल सेम है, बस थोड़ा सा डेटा को अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करके दे दिया, थोड़ा डेटा को अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करके दे दिया। बाकी कोई जानकारी अलग नहीं है, बाकी कोई जानकारी डिफरेंट नहीं है। कर पाना चाहिए सवाल आपको बेटा। और ये आपके सेंट्रोइड की कहानी हो गई कंप्लीट। ट्रायंगल का बच्चों आपने एक बहुत बड़ा फेज पूरा कर लिया और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी बेटा कि करीब करीब 65 to 70% ज्योमेट्री आप लोग पूरी कर लिए हैं। हमने बिल्कुल लाइन से स्टार्ट करते हुए लाइन पर क्या क्या बातें बनती हैं, क्या लाइन पर एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये सब चीजें आपको बताई डिटेल में। फिर बेटा अपन ने ट्रायंगल पे कहानी स्टार्ट की थी और आपको ये पता है कि सबसे पहले वेरी डिटेल में मैंने आपको ये बताया कि ट्रायंगल बनने के लिए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक भुजा का योग है, एक भुजा का मान है, अन्य दो भुजाओं के योग से छोटा होता है, अन्य दो भुजाओं के योग से बड़ा होता है, डिफरेंस से बड़ा होता है। तो उन सब में ना अलग अलग प्रकार की चीजें बनती हैं बेटा, जो आपको पढ़ना होगा डिटेल में। फिर बेटा हमने उस पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े, फिर उन ट्रायंगल के मैंने बाइसेक्टर, फिर उनके सेंटर पढ़े, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सब चीजें आपने पढ़ी डिटेल में, सब बातें आपने पढ़ी। तो जितना अब तक आपने पढ़ा, देखा, सुना, समझा, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? नहीं, अभी इतना कुछ आसान नहीं है। अभी ना आपको ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल ये सब चीजें मिलाकर सवाल देते हैं। आजकल पता है एग्जामिनर सवाल तुम्हें किस प्रकार के सेट करके देता है बच्चे। मैं तुम्हें एक बढ़िया सा सवाल दिखा रहा हूं, तुम देखना कि इस प्रकार की चीजें पेपर में आती हैं, इस प्रकार की चीजें पेपर में आती हैं। एक
आपको बोलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक आपको बोलेगा कि कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर में इस प्रकार का आपने एक सर्किल बना दिया, इस सर्किल के अंदर एक मैक्सिमम साइज का आपने स्क्वायर भी बना दिया, इस स्क्वायर के अंदर एक मैक्सिमम साइज का आपने सर्किल भी बना दिया। मान लो ये आकृति ठीक बनी नहीं है, मान लो इसके अंदर ये आकृति इस प्रकार की थोड़ी सेट है, तो फिर से ये आपको ना इनका एरिया पूछ लेता है कि इसके इसके अंदर का एरिया के रेशो क्या बनेगा, इसका इसका एरिया ये है, इसका बात क्या बनेगी। तो इस पर आपको कई इंपॉर्टेंट बातें, कई इंपॉर्टेंट नियम सीखने पड़ेंगे बच्चों। अब अपने ट्रायंगल का आखिरी फेज आ गया। अब जो मैं आपको कहानी आज की क्लास में सिखा रहा हूं, ये ट्रायंगल का अंतिम दौर है, ये ट्रायंगल के लास्ट नियम की बात है, जिनमें हम स्पेशल ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। स्किप कर देंगे, एसएससी वाले तुम्हें स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, एसएससी वाले तुम्हें स्किप कर देंगे। ये स्पेशल ट्रायंगल में दोस्तों मैं आपको 3 प्रकार के एंगल बताऊंगा। एक पहला आपने स्पेशल एंगल पढ़ा होगा जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा हम पढ़ेंगे वो होगा बेटा, इसे बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। इन तीनों के ना कुछ विशेष नियम होते हैं, और ये नियम अगर हम समझ लेते हैं, इन नियमों पे अगर हम काम कर लेते हैं, तो हमें डायरेक्ट पूरा सवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम सवालों को थोड़ा आसान तरीके में ट्राई करने का प्रयास कर सकते हैं। ये अपनी कॉपी में बेटा हेडिंग लगा दीजिए। आज हम 3 स्पेशल प्रकार के ट्रायंगल पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक पढ़ेंगे राइट एंगल। तो सबसे पहले आप जो काम करेंगे वो लिख दीजिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? समबाहु, बाहु, बाहुबली याद था मुझे, बाहुबली, बाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा, तुम्हें सबको पता है, इसके बारे में मैं तुम्हें चर्चा कुछ पहले कर चुका हूं, तो मुझे लगता नहीं कि बार बार तुम्हें यह बात मुझे रिपीट करने की आवश्यकता है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी, तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, तीनों साइड को अपन ए ए ए मान लेते हैं, तीनों एंगल भी बराबर होंगे, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तीसरा एंगल ए भी 60 ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं सामने की भुजा पर एक पॉइंट मिलाता हूं, अगर मैं ए से सामने की भुजा पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा, परपेंडिकुलर लंबवत डी बनाया, तो बच्चों ये जो एडी है ना, एडी ये सब कुछ है, ये एडी इसका एंगल बाइसेक्ट भी कर रहा है, एडी सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, एडी इसकी मीडियन भी है, बीडी और डीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, बीडी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, सब कुछ है। यहां कहीं बीच में एक पॉइंट आया होगा, यही पॉइंट इसका सेंट्रोइड है, यही इसका ऑर्थो सेंटर है, यही इसका इन सेंटर है, यही इसका सरकम सेंटर है, ये भी आप जानते हैं। सब कुछ यही है, जो कुछ जीवन में है ना वो सब कुछ यही है। एडी जो है ना, एडी इसको अपन बोलते हैं हाइट, या अपन बोलते हैं मीडियन, या अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सारी चीजें यही हैं, और यही आपका एंगल बाइसेक्टर है, यही आपका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक भी। अच्छा, एडी का मान कैसे ज्ञात करते हो बेटा? एडी का मान कैसे ज्ञात करते हो? तो डायरेक्ट तुमको थ्योरम पता है ना, √3/2a होता है, √3/2a होता है, √3/2a का मतलब साइड, आपको ये कह सकता हूं √3/2 गुणा साइड, जो भी इक्विलेटरल की ट्रायंगल की साइड है उसका √3/2 गुणा कर दीजिए। कैसे बना ये तुम्हें पता है ना, इसमें a/2 था, ये भी a/2 था, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, इस पे हमने पाइथागोरस को अप्लाई किया, पाइथागोरस से ये बात अपने लिए बन जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया, माफ कीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया, एरिया होता है बेटा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार अगर मैं a लेता हूं, ऊंचाई ले रहा हूं √3/2a, तो आपके सवाल का उत्तर बन गया √3/4a²। ये भी याद है। इसकी जो बेटा
इन रेडियस है, इन रेडियस, अंदर की रेडियस होती है, अंदर की रेडियस है, इन रेडियस है। क्या तुम्हें इसका मान भी याद है क्या? a बटा 2√3। सरकम रेडियस जो होती है वो a बटा √3 होती है। कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशो 2:1 बनता है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो इसको तुम्हें बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब एक बात और समझना प्यारे बच्चों, मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। मैं इसमें बीसी के पैरेलल कोई भी लाइन बनाऊं, कोई भी, कंडीशन क्या है, मैंने जो ये लाइन डीई बनाई है ना बच्चों, मैंने बीसी के पैरेलल बनाई है, बीसी के पैरेलल, तो आपका जो ये छोटा ट्रायंगल बनता है ना ए डी ई, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज बनता है। क्यों भाई? जब मैंने साइड सिमिलर बनाई है तो आप मुझे ये बताओ, ये थीटा थीटा एंगल बराबर बनेगा, ये अल्फा अल्फा कोण बराबर बनेगा। इसका मतलब ये भी तो हो गया कि ए ट्रायंगल एडीई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, और अगर ये सिमिलर होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात भी सेम आएगा। अगर इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसकी भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर आनी चाहिए। यानी मैं कहता हूं किसी भी भुजा के पैरेलल, किसी भी भुजा के समांतर आपने कोई दूसरे ट्रायंगल को बना दिया तो बनने वाला छोटा ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, बीपीटी लिखे हो क्या? मुझे लगा कि आप रिपीट लिखे हो, आरपीटी। सुनो, अब समझना जी, बड़े कायदे की बात है। मैं जितनी ये बातें बता रहा हूं ना, ये केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात है, ये केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात है, केवल और केवल समबाहु त्रिभुज को ही फॉलो कर रहा हूं। जितनी बातें बताऊंगा वो समबाहु त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है। प्यारे बच्चों, साइड, हाइट h और एरिया, तीन चीजों में आपको रिलेशन देखना है, साइड, हाइट और एरिया। साइड अगर मैं a मानता हूं, a, हाइट अगर मैं √3/2 a होती है क्या, और एरिया जो होता है वो √3/4 a² होता है क्या, a², ये फॉर्मूला होता है। तुम्हें ये बात पता है दोस्तों कि साइड अगर मतलब सेंटीमीटर में चलती है, हाइट भी अगर सेंटीमीटर में चलती है ना, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में चलता है। जब जब हमें हाइट से कभी एरिया की बात आती है तो स्क्वायर जाना पड़ता है, ये बात पता ही है, हमें यूनिट का स्क्वायर करना पड़ता है, ये भी हमें पता है। अच्छा, एक बार बताओ, अगर मैं एग्जांपल के लिए, एक मैं आपको कहानी बताने के लिए साइड को अगर 2 मान लो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है जिसकी साइड कितनी है, 2, तो हाइट इसकी √3 आएगी क्या? भाई हाइट √3 ही तो आएगी, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, √3। एरिया भी इसका √3 आएगा क्या? एरिया भी इसका √3 आएगा क्या? अरे वाह, तो ये बात हमने समझ ली कि अगर 2 साइड होती है ना तो हाइट और एरिया बराबर होते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सेंटीमीटर यूनिट में, ये सेंटीमीटर यूनिट में, और ये उसके स्क्वायर के यूनिट में आता है। अब कल को एक बात बताओ बेटा, मैं हाइट अगर दुगनी करता हूं, हाइट अगर दुगनी करता हूं तो क्या एरिया 4 गुना हो जाएगा ना? एरिया 4 गुना हो जाएगा ना? अरे हाइट का रेशो अगर 1 से 2 कर दूंगा तो एरिया 1 से 4 हो जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं हाइट या लेंथ, हाइट या साइड अगर मैं k टाइम्स करता हूं, k टाइम्स, तो एरिया अपना k² टाइम्स हो जाएगा, एरिया अपना k² टाइम्स हो जाएगा। ऐसा ही तो होगा। अब तुम एग्जाम्पल को कितनी सुविधा से कर पाओगे? देखो बेटा, पेपर में ऐसे पलक झपकते ही उत्तर बनेगा, लंबे लंबे तरीके लगाने की नीड नहीं है, मेरी बात को समझना। 10 सेंटीमीटर अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, 5 गुना किया है, तो इसकी हाइट भी 5√3 आएगी और एरिया 25√3 आएगा। क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो? कैसे कैसे? मैंने साइड के लिए देखो 5 गुना किया है, इसमें k का मान 5 हो रहा है, तो ये भी 5 गुना, ये भी 5 का स्क्वायर गुना। अरे कितना आसान हो गया सर। अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी ये राइट एंगल क्यों है, मेरे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर, 18, अब बताओ ये होगा 9√3
और ये होगा 81√3। कितना बढ़िया बन गया। थोड़ा ऊट पटांग लिख कर दूं, ऊट पटांग। 4√6 सेंटीमीटर हाइट है, 4√6 सेंटीमीटर हाइट है। तो आपने बताओ 2 का गुणा किसका किया है? आपने 2 का गुणा किया है 2√3 से। इस समय आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 2√3 है। इस समय आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? माफ कीजिएगा, 2√6। आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2√6 है। आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 2√6 है। तो आप इसका गुणा इसमें करोगे तो 2√6 का √3 में गुणा करोगे √18, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, 6√2 इसकी हाइट बन जाएगी। और एरिया कितना बन जाएगा? आप इसका स्क्वायर करना, 4 6 24, 24√3 इसका एरिया बन जाएगा, 24√3 इसका एरिया बन जाएगा। आप तुरंत एक बात समझने का प्रयास किया करो। अच्छा, एक सवाल तुम मुझे बताओगे बढ़िया सा, एक सवाल तुम मुझे बताओगे बढ़िया सा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है 75√3। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है 75√3। क्या बच्चों आप इसकी साइड और आप इसकी हाइट बता सकते हो क्या? आप कहना हाँ सर, ये 75 है ना, ये एक्चुअल में 5√3 का स्क्वायर है। यहां के रहा होगा 5√3, तो ये वाला तो बनेगा 10√3 और ये बनेगा 5√3 का √3 में गुणा करोगे 15। ये आखिरी वाला पॉइंट समझ में आया? साइड तो आएगी 10√3 और आपकी हाइट आ जाएगी 15, एरिया आ जाएगा 75√3। आपस में रिलेट करो एरिया को, हाइट को, साइड को। ये आपको पेपर में फॉर्मूले से भी ज्ञात हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। पर मैं क्या ना, फॉर्मूला लगाना नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूं डायरेक्ट पलक झपकते ही आंसर आए, पलक झपकते ही काम हो जाए। ऐसा करना चाहते हैं दोस्त, ऐसा करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें कोई 5-7 बढ़िया बढ़िया सवाल बताने की कोशिश कर रहा हूं। पार्ट नंबर 11 जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइए कुछ आसान आसान से सवाल कर लेते हैं आज। एक समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर है, ये तो होता ही है, बताने की नीड क्या है। त्रिज्या r है दोस्तों, r छोटे वाले r का मान दिया है 3। मेरे को पता है r का फॉर्मूला क्या होता है, a बटा 2√3। तो a कितना आ गया? 3 दूनी 6√3 आ गया। a का मतलब कितना? 6√3 आ गया। ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, तुरंत आप इस सवाल को ट्राई कर पाते। तुम्हें मैंने क्या बताया, तुम्हें याद है ना? साइड मतलब a, हाइट और एरिया, रेशो क्या बनता है? अगर ये 2 है, ये √3 है, तो ये √3 आएगा। अगर इसका तुम k टाइम्स करोगे, ये भी k टाइम्स होगा और ये k स्क्वायर टाइम्स होगा। बस इतनी सी बात को समझ लेना, तुम्हें पलक झपकते सवालों के उत्तर मिला करेंगे ऐसे। ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, डी बीसी पर स्थित है। एडी 4√3 है, एडी 4√3 है, तो परिमाप कितना आएगा? 8 3 24, 8 3 24। ये क्या बात हुई? हम तो ऐसे नहीं करते हैं सर, हम तो सवाल यूं करते हैं, पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं बड़ा सुंदर सा, ए बी सी लिखते हैं। इस पर हम ये जैसे सवाल कहता है ये लंब बनाते हैं, तो ये हाइट हो गई। हमें सवाल कहता है हाइट का मतलब है, हाइट का मतलब जानते हैं √3 बटा 2a, ऐसा होता है सर। हाइट आपने 4√3 के इक्वल दे रखी है, √3 से √3 कट गया, a का मान आ गया 8। भुजा इसकी 8 आ गई है, तो परिमाप का मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी। 8 8 को 3 बार जोड़ोगे 24, आंसर बन गया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूं, मेरे को a का और h का रेशो पता है। हाइट कितनी है? 4√3। अरे ये √3 का 4 गुना है क्या? √3 का 4 गुना है ना, √3 का ये 4 टाइम्स है ना, तो साइड भी 4 टाइम आएगी, साइड भी 8 आएगी। अगर ये 4 गुना है, साइड कितनी आ गई? 8 8 3 24 खत्म। कितनी देर का सवाल था? कितनी देर का सवाल था? ये सेकंडों का सवाल था, सेकंडों का। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, ये 36 करना बेटा इसको। यार ये 36 में 12 3 36, ठीक है, इसको आप 36 कर लेना, 36 बेटा। एक बात बताइए, एरिया अगर 36√3 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा होगा k, साइड आई होगी 6 दूनी 12, परिमाप आया होगा 12 3 36। अगर आपकी साइड 12 है, परिमाप 36 आया होगा। यहां पे 36 में तुमको 6 नजर आया, 6 का 2 से गुणा कर दिया, अरे 12 बन गया। आपने कहा सर यूं ना करें तो कोई बात नहीं, ऐसा तो तरीका आता ही है। √3 बटा 4 k स्क्वायर बराबर 36√3 तो कर ही लेंगे, इसमें तो दो राय है ही नहीं। √3 से √3 कट जाएगा,
ए स्क्वायर की वैल्यू 144 आ जाएगी, ए का मतलब 12 बन जाएगा, 12 3 36 आ जाएगा। ये कंफ्यूजन नहीं है, पर रिलेशन तुम्हें पता लगना चाहिए। और जो ट्रिक मैं बता रहा हूं ये आपका टाइम सेव करेगी इस सवाल में। ये तुम्हें टाइम सेव करने का तरीका बताएगी। जरा बताइए क्या उत्तर बनेगा। बी आंसर बन रहा है, ए आंसर बनेगा, बी का ही बनेगा। पहले कभी नहीं हुआ ये। सुनो बेटा, माध्यिका भी एक प्रकार की हाइट होती है क्या? ये हाइट है और ये एरिया है। हाइट अगर √3 होती है तो एरिया भी √3 ही आता है क्या? लेकिन ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर में स्क्वायर चलता है। ठीक, तो आप ये कहना दोस्तों, आप ये कहना लंबाई L है, यानी इस चीज को L कैसे बनाऊं, तो आप कहना सर गुणा करना पड़ेगा L बटा √3 से, गुणा करना पड़ेगा L बटा √3 से। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या काम करेगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करेगा L बटा √3। तो एरिया में भी इसके स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा क्या? एरिया में भी इसके स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा क्या? ये उत्तर आ गया है ऐसे। हाँ ऐसे, एरिया में भी इसके स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा। टिक कर दिया, कितना आसान हो गया ना, बताओ। √3 से L कैसे बनाऊं? L बटा √3 से गुणा कर दो, आगे आगे में स्क्वायर कर दो, खत्म। और तुम्हें करना भी क्या है? अगर सर हम एक बार के लिए माइंड में ये नहीं कर पाते तो अपने पास बेसिक तो है ही ना, बेसिक तो है ही ना। √3 बटा 2a जो होता है ना, ये किस चीज का फॉर्मूला है बेटा? ये किस चीज का फॉर्मूला है? आप कहना सर ये तो हाइट का फॉर्मूला है, और हाइट का मतलब मुझे L दिया गया है, हाइट का मान मुझे L दिया गया है। तो इससे अपन a काउंट करेंगे, 2L बटा √3 आएगा। अगर एरिया ज्ञात करना होता है तो वो होता है √3 बटा 4 गुणा a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब होगा 4L स्क्वायर बटा 3। तब काटोगे तब भी बताओ बात सेम आ रही है क्या? तब भी बात सेम आ रही है क्या? लेकिन ऐसा करने में समय लगना है 5 सेकंड का, ऐसा करने में 25 सेकंड का, तो 20 सेकंड में आपको चीजें कंफ्यूज कर। आशीष कोई बात नहीं बेटा, ये बेसिक बता दिया ना तुम्हें। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं समझ में आ रहा तो आप बेसिक बता दिया, फॉर्मूला यूज कर लेना बेटा। हाइट का फॉर्मूला √3 बटा 2a होता है, और एरिया का √3 बटा 4a स्क्वायर होता है। ये दोनों फॉर्मूला लगा ट्राई कर लेना बेटा। ये है दोस्तों CHSL के पेपर का पूछा हुआ सवाल। SSC CHSL का ये सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है। ये करके बताओ तो, ये करके बताओ तो, ये करके बताओ तो, ये करके बताओ तो। समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंतःवर्त का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो 2156 स्क्वायर सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे बताऊं तुम्हें ये सवाल, कैसे बताऊं बेटा? है? कैसे बताऊं, बताओ। आसान तरीके में बताऊं क्या? बताओ कैसे करना चाहोगे, आसान या लंबे तरीके से? तुम बड़े आजकल दोनों के फैन हो रखे हो, तुम आजकल दोनों के फैन हो रखे हो बेटा। ट्रिक नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। ट्रिक का मतलब होता है धोखा। ये मैंने बना दिया बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, एक इनका परिवर्त है, एक इनका अंतःवर्त है। बताओ बेटा दोनों का केंद्र सेम आएगा ना? अरे इनका सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर सारे सेम होते हैं। ओके, अब पता है देखो, अगर मैं तुम्हें कहानी समझाऊं, ये अंदर का जो छोटे वाले सर्किल की रेडियस है इसका मान होता है R। जो बड़े वाले सर्किल की रेडियस है, बड़े वाले सर्किल की ये रेडियस है, इसका मान है कैपिटल R। और यहां से मुझे इनकी हाइट भी चाहिए, यहां से मुझे इनकी हाइट भी चाहिए। तो मैं ट्रायंगल का एरिया कब ज्ञात कर सकता हूं? ट्रायंगल का एरिया तब ज्ञात कर सकता हूं अगर मुझे समबाहु त्रिभुज की भुजा मिले। बिना भुजा मिले तो कैसे ज्ञात करूंगा? बिना भुजा तो कैसे ज्ञात करूंगा एरिया? तो आइए मैं तुम्हें 3 चीजें बता रहा हूं, जरा गौर से समझना। ये बड़े वाला ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये इसके अंदर छोटा सा सर्किल है, अंतःवर्त है। इसका जो क्षेत्रफल बनता है बच्चे वो बनता है पाई R स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल बनता है वो बनता है पाई R स्क्वायर, और इसका जो क्षेत्रफल बनता है वो बनता है √3 बटा 4 गुणा a स्क्वायर। तीनों के फॉर्मूले यही होते हैं क्या? और तुम्हें शायद ये भी पता है जो स्मॉल r का मान है ना, स्मॉल r का मान है वो होता है a बटा 2√3।
कैपिटल आर का मान होता है ना, ये होता है a बटा √3। तुम्हें ये भी याद है क्या? तो आपने इसमें वैल्यू पुट करी, एग्जाम में नहीं करनी, घर घर पे करनी है। आर स्क्वायर का मतलब हो गया a² बटे 3। इसको आप ऐसे की ऐसे रहने दो, इससे छेड़खानी मत करो। स्मॉल आर का मतलब r² का मतलब हो गया a² बटा 4√3। सॉरी माफ कीजिएगा, √3 तो हट जाएगा, 4 गुणा 3। इज इट फाइन? आप कहना सर a² कट गया। मैं तुम्हें यह कहना चाहता था कि साइड का कोई यूज नहीं आता, साइड उड़ जाती है, साइड उड़ जाती है। थोड़ा फॉर्मूले को आसान करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लूं, फॉर्मूले को आसान करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो यहां बनेगा 4 पाई, यहां बनेगा 3√3 और ये बनेगा पाई। अरे वाह! अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर समबाहु, समबाहु का मतलब जानते हैं तीनों भुजाएं बराबर, ट्रायंगल के अंदर बेटा एक अंतःवर्त, एक परिवर्त बनाया जाए। एक सेकंड रुकना बेटा, अरे कुछ नहीं, एक अर्जेंट कोई मैसेज आ गया था डालने के लिए। सुनो, तो आपने बेटा एक बात समझ ली कि एक अगर कभी भी कोई इस प्रकार के सर्किल की बात आए, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, एक उसका अंतः सर्किल हो, अंतःवृत्त हो, और एक उसका परिवर्त हो, तो इनका जो एरिया बनता है ना, इनका जो एरिया बनता है, ये 4 पाई, 3√3 और पाई के रेशो में आता है ऐसा। सवाल में तुम्हें इन दोनों का डिफरेंस दिया है, सवाल में इन दोनों का डिफरेंस दिया है 2156। प्यारे बच्चों, तुम्हें 3 पाई की वैल्यू 2156 दी है क्या? तुम्हें 3 पाई की वैल्यू 2156 दी है ना? पाई का मतलब होता है 22/7। ये अगर 2156 दिया है तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2156 गुणा 7/22 गुणा 3। हमें समबाहु त्रिभुज की चाहिए 3√3, ये ज्ञात करना है, 3√3 ज्ञात करना है। तो 2156 गुणा 7/22 गुणा 3 का गुणा 3√3 से कर दीजिए, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, 11 से काटोगे 2, 11 से 11 कम 11, 105, 99, 6, और ये बनना चाहिए आपके हिसाब से 98। 9 14 कम आएगा 700 से, 686√3 आएगा, ये आंसर बन जाएगा। 686√3 है ऑप्शन नंबर ए। अगर ये रेशो तुम्हें याद है, अगर ये रेशो तुम्हें याद है, तो रेशो से आप सवाल को तुरंत कर पाएंगे। बेटा फ्यूचर में मान लीजिए कभी कोई ऐसा जमाना आ जाए, आपको यूं बोल दें कि परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफल का योग, अगर परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफल का तुम्हें योग दे दिया जाए, अगर तुम्हें 7 का 5 पाई की वैल्यू दे दी, 5 पाई की, तो आप उसको 5 पाई के इक्वल रख देना। ये सुनिएगा, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया, काफी शानदार। एक बार ट्राई कर दो क्या बनना चाहिए।
सुमन ये बक क्या मतलब है बक? 24 सेंटीमीटर सेंटीमीटर भुजा वाले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक वृत्त बनाया गया है। उसी वृत्त में बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के अंदर एक वर्ग भी बनाओ बेटा। तो कितनी बढ़िया जानकारी है, कितनी बढ़िया जानकारी। आप सुनिएगा, तुरंत इस सवाल का उत्तर कैसे ज्ञात कर सकते हैं इस बात को समझिए। 24 सेंटीमीटर भुजा वाला बच्चों मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है। इसके अंदर एक वृत्त बनाना है। 24 सेंटीमीटर भुजा वाला ए बी सी। इसके अंदर तुम्हें एक स्क्वायर भी बनाना है बच्चों। इसके अंदर तुम्हें एक स्क्वायर भी बनाना है मैक्सिमम साइज का। तो स्क्वायर कुछ इस प्रकार का ही बनता है, बड़े से बड़ा। इसमें स्क्वायर कोई इस प्रकार का ही बनता है बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? 24। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? 24 है। तो जो अंदर का सर्किल है, अंदर का सर्किल है, उसकी तुम्हें रेडियस ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है क्या? a बटा 2√3। यानी कि a बटा 2√3 का मतलब हो गया 24 बटे 2√3। 12 बटे √3 करोगे 4√3 बनेगा क्या? 4√3। अंदर के जो सर्किल है उसकी साइड, मुझे उसकी रेडियस समझ में आ गई। शायद तुम्हें यह बात कॉमन सेंस से पता लग जाए कि अगर अंदर वाले सर्किल की रेडियस 4 है ना, तो डायमीटर होगा 8√3। डायमीटर होगा 8√3, 8√3। और मेरे दोस्त, मेरे अजीज दोस्त, वर्ग का कभी क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, वर्ग का कभी क्षेत्रफल करना हो, तो आप डायमीटर के स्क्वायर में बेटा 2 कर सकते हो क्या? ये भी तो एक फॉर्मूला ही होता है ना। हाँ, 64 3 2 32 3 96। ये उत्तर बन गया। सीधी सी बात है। डायमीटर स्क्वायर बटा 2 फॉर्मूला होता है, क्योंकि बेटा वर्ग का जो विकिरण है भुजा का √2 गुना होता है। तो साइड स्क्वायर करने की बजाय आप डायगोनल स्क्वायर बटा 2 कर दीजिए, बात तो एक ही है। ये अब जानकारियां क्या बनती हैं ट्रायंगल के अंदर? ये एक प्रकार से मेंसुरेशन का पार्ट भी है। ये एक प्रकार से मेंसुरेशन का पार्ट भी है कि उसका एरिया इससे रिलेशन है। ये 2D की जानकारियां चल रही हैं, 2D की जानकारियां आपको चल रही हैं। तुमने सिद्धार्थ सब पढ़ा है। एक वर्ग के विकिरण पर समबाहु त्रिभुज बनाया है। बेटा एक वर्ग के डायगोनल पे आपने समबाहु त्रिभुज बनाया है। ये एक वर्ग है, इसका एक विकर्ण है, इसका एक विकर्ण है। ये विकर्ण पे समबाहु त्रिभुज बनेगा तो ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा दोस्त। अगर मुझे एक बात बताओ, मैं स्क्वायर की भुजा को अगर मैं √2 मान लूं, तो कर्ण इसका 2 बन जाएगा क्या? इसका मतलब डायगोनल 2 बन जाएगा क्या? इसका मतलब इक्विलेटरल साइड की भुजाएं भी 2 2 आ गई। हो गया। त्रिभुज का एरिया और स्क्वायर के एरिया का अनुपात पूछा है। त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/2। ए ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर आ गया। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्या बताइए, इस सवाल को करने के लिए कोई अलग से काम करने की, कोई खतरनाक काम करने की आवश्यकता थी क्या? एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ओके, जहां बीडी और डीसी 3:5 में है। बीडी 3 है, ये 5 है। तो ये वाली भुजा भी 8 और ये भुजा भी 8 होगी क्या? प्रिंसिपल कह रहे हैं √2 ही क्यों माना? ताकि अपने को डायगोनल मानना आसान रहे प्रिंसिपल। ताकि मुझे पता है डायगोनल जो आएगा वो √2 गुना आएगा। तुम्हारा अगर ऐसा मानने का मन नहीं करे ना प्रिंसिपल बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम चीजों को आसान करने का प्रयास करते हैं। अब ये तुम बार बार थोड़ी ए मानोगे, इसको अगर ए मानोगे ये a √2 बन जाएगा। और क्या होगा? a √2 बन जाएगा। ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा √3/4 a स्क्वायर। ये भुजा का स्क्वायर a स्क्वायर गुणा √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। और इसका एरिया बन जाएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, √3/2 कर लेना। ये लो, तुम्हें अगर सुकून मिलता हो तो। क्या है ये? आए झटका ले लो प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर सेम आएगा।
आप मुझे बताओ, एबीसी अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बीडी और डीसी 3:5 में है, तो एडी और एसी का अनुपात ज्ञात करो। अरे आपने बहुत पहले एक स्टुअर्ट थ्योरम पढ़ी थी। देखो एडी कोई मीडियन नहीं है, एडी एक सीवियन है, सीवियन। ऐसे ही रैंडमली कोई पॉइंट आपने मिला दिया, तो आप ये जानते हैं ना, एडी का जो स्क्वायर बनता है, एडी का स्क्वायर है वो एबी गुणा एसी माइनस बीडी गुणा डीसी बनता है। हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज के लिए आपको सीवियन का विशेष नियम बताया था। तो एडी स्क्वायर कितना हो गया, 8 गुणा 8 64, माइनस 5 दिया 15 49, एडी का मतलब आ गया 7। एडी का मतलब क्या आ गया दोस्तों, 7। आपने कहा सर एडी अगर 7 आ गया, एडी और एसी का रेशियो बता दो, तो ये 7 है और ये 8 है। ये एक प्रकार से जो आपने अब तक जितना पढ़ा है ना, उसको आपने शॉर्ट में रिकैप कर लिया, उसका आपने एक रिवीजन सा बना लिया। 2018 सीएचएसएल काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। 2-3 बार ये सवाल अलग अलग टाइप से पूछा गया, 2-3 टाइप से ये सवाल अलग अलग प्रकार से पूछा गया। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके तीनों शीर्षों को काटकर एक सम षटभुज, एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया। इस हेक्सागन का एरिया क्या बनेगा? प्यारे बच्चों एक बात बता दो, आप हेक्सागन क्या होता है जानते ही हो ना? हेक्सागन होता क्या है तो जानते ही हो ना? 6 भुजाएं होती हैं, 6 की 6 आपस में बराबर होती हैं। 6 भुजाएं होती हैं, 6 की 6 आपस में बराबर होती हैं, उसे बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो मैं कहता हूं सम षटभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितने गुणा है? देखिए ये अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है, ये अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु, ठीक है। तो आप ये कहना सर अगर मैं इसके कोनों को काटकर, इसके शीर्षों को काटकर एक हेक्सागन बनाना चाहता हूं, तो कैसे काटूं बेटा? कैसे काटूं कि इससे एक हेक्सागन बन जाए, इससे एक हेक्सागन बन जाए। ये मान, पहले बच्चों एक बात, थोड़ी आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तुम एक बार ये समझना, ये जो अपन ने आकृति बनाई है ये वाली, क्या ये एक हेक्सागन बन गया? अपन ने एक कागज के कुछ टुकड़े काटकर फेंक दिए, कुछ कागज के साइड से टुकड़े काटकर फेंक दिए, और ट्रायंगल के अंदर से क्या निकाल लिया, हेक्सागन। ट्रायंगल के अंदर से क्या निकाल लिया, हेक्सागन। प्रत्येक आकृति के बाह्य कोणों का मतलब होता है 360। 360 एक्सटीरियर एंगल होता है सारे, तो ये वाला एंगल 60 था, अंदर का 120 है बेटा, अंदर का 120 है। एक बार के लिए इस सारे पॉइंट मिलाओगे तो अंदर तुम्हें ये 6 छोटे छोटे, अंदर तुम्हें 6 छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे क्या? 6 छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे क्या? तो इसका एरिया 1, 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 ये सारे एरिया आपस में बराबर होंगे, ये सारे एरिया आपस में बराबर होंगे, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, सारे बराबर बराबर ट्रायंगल बनते हैं। बेटा एक बात बताइए, पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना था, 9, और आपने जो अंदर में बनाया है उसका एरिया कितना है, 6, यानी कि 2/3 एरिया है। 2/3 का मतलब होता है 66.66%। इतना एरिया आपके काम आया। और कई बार तुमको ये पूछ लेगा कि बताइए कितना एरिया वेस्ट हो गया, तो 33.33% एरिया वेस्ट हो गया। कागज को अगर हमने काट दिया बेटा, ये इतना सा भाग यहां से गया, इतना सा भाग यहां से गया, इतना सा भाग यहां से गया, तो इतना सा भाग चला गया, यानी कि 1/3 भाग वेस्ट हो गया। 66.66% आपके काम आया। 9 नंबर सवाल क्लियर है? एरिया का कोई मतलब नहीं है। चलिए ये सवाल बेटा आप लोग ट्राई करना, फिर 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो छोटे से ब्रेक के बाद में इस पर चर्चा करेंगे। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के बाद।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। अरे बी नहीं होगा, ये 3 होगा यार, टाइपिस्ट भी ना। दो आर 1 प्लस √3, यही आंसर आएगा तुम्हारा प्रभु। आर त्रिज्या वाले, आर रेडियस वाले एक वृत्त की परिधि पर पी क्यू आर एस बिंदु इस प्रकार हैं कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर, भाई एक सर्किल है कोई आपके पास, एक कोई वृत्त है आपके पास, इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है बेटा, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, ऐसे ही तो बनेगा। पी क्यू आर और एस, एस वृत्त का व्यास है, एस वृत्त का व्यास है, तो एस अगर इसका डायमीटर है तो एस को यहां मानोगे ताकि ये पी एस आर, ये पी एस जो होगा ये एज ए डायमीटर काम कर पाए, एज ए डायमीटर बन पाए। क्या बच्चों बताओ, ये डायमीटर बनेगा क्या? एक बार के लिए मैं इनको भी मिला देता हूं। ये वाली आकृति है बच्चों, ये पी एस एक डायमीटर है, ये इसका सेंटर मान लो ओ। क्या बच्चों ये इसका सेंटर मान ले ओ। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात जानते हैं बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात जानते हैं। इस सवाल में तुमको एक बात समझ में आ रही होगी, इस क्वेश्चन में तुमको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर ये डायमीटर है तो ये पूरा एंगल 90 बनेगा, ये पूरा एंगल 90 बनेगा। पी क्यू एस, पी क्यू एस ये पूरा एंगल 90 बनेगा। लेकिन दोस्तों बीच बीच में आपको ये भी पता है कि ये समबाहु त्रिभुज था, तो ये वाला एंगल 60 हो गया, ये वाला एंगल 30 हो गया। ये वाला एंगल भी दोस्तों 60 बनेगा और डायमीटर की सेम कहानी है, ये वाला एंगल भी 30 बनेगा। इस ट्रायंगल में 30 30 60, एस का मतलब 120 बनेगा, एस का मतलब 120 बनेगा। ट्रायंगल के जैसी कहानी ऊपर है वैसी कहानी नीचे है, तुम इसको भी 60 60 कह सकते हो। डायमीटर है, इक्वल की बात बन रही है, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, इसलिए तो ये वाला एंगल 90 आ गया, 90 आ गया, 90 आ गया, 90 आ गया, 90 आ गया। 90 60, तो ये वाला एंगल भी 30 30 में टूटेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों आप लोग एक बात जानते हो क्या, कि अगर ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 60 होता है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा 2, 30 के सामने की भुजा 1, 60 के सामने की भुजा √3 होती है। अरे क्या बताओ, ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा होता है क्या? हाँ सर, ये बात होती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई शंका नहीं है। ये 60 30 और 90 का बेटा रेशो बहुत काम आता है, एक दो बार की बात नहीं है, एक दो बार की बात नहीं है, ये अपने काम आता है। ट्रायंगल पी क्यू आर समझो, पी क्यू आर, पी क्यू आर और पी एस का तुम्हें मतलब पता ही है, व्यास है तो 2r के इक्वल होगा, 2r के इक्वल होगा। बेटा ये 90 डिग्री के सामने की भुजा 2r है, 2r 90 डिग्री के सामने की भुजा 2r है, तो क्या ये वाली भुजा √3r और ये वाली भुजा r होगी क्या? अरे 90 डिग्री के सामने की भुजा 2r है, तो ये भुजा √3, 60 के सामने की भुजा √3 और p के 30 भुजा r होगी। तो मेरे को पी क्यू एस आर का पेरीमीटर पूछा है दोस्तों, ये भी r होगा, ये भी √3r होगा। इन सबको जोड़ दीजिए, √3 प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस √3r, तो r सॉरी 2√3r, 2√3r प्लस 2r, 2r कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया 1 प्लस √3। सवाल का उत्तर ये आ गया, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर सवाल का उत्तर बनेगा ए, ए इज द करेक्ट आंसर। 30 60 90 का रेशो काम आ रहा है, मैंने आर मान के निकाल लिया, सही है लोगी। लेकिन उसमें ये देख लेना बेटा, गलती से कभी दो ऑप्शन क्लैश नहीं हो जाए, उसमें आप ये देख लेना गलती से कहीं दो ऑप्शन क्लैश नहीं हो जाए। बाय चांस अगर दो ऑप्शन सेम बन जाए फिर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। सीकेंट टेंजेंट एक फॉर्मूला होता है, हालांकि आगे सर्किल पढ़ा जाएगा तो बात आएगी। हाँ देखो बेटा, ये ना एक प्रकार से एक फॉर्मूले की थ्योरम ही होती है, तो इस पर आप आर का कोई भी मान मानोगे ना, हर हाल में प्रूव होगा, ये हर हाल में साबित होगा। ये एक प्रकार का फॉर्मूला है, ये एक प्रकार की थ्योरम है, ये एक प्रकार का रूल है। तो रूल जो होता है वो हर वैल्यू के लिए काम करता है, सब चीजों के लिए सेटिस्फाइड करता है बेटा। एक आपने सर्किल बनाया, सर्किल का केंद्र है ओ, एक टेंजेंट सीकेंट लाइन होती है बच्चों, इसके बाहर एक फॉर्मूला, एक लाइन है पी, पॉइंट है।
पी से तुमने बनाई है एक स्पर्श रेखा जिसका मतलब है, जिसका नाम है पीटी। एक आपने बनाई है सीकेंट लाइन, एक आपने बनाई है छेदक रेखा जो सर्किल को पी ए और पीबी पे काटती है। तो एक सीकेंट का बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हालांकि आगे साइकिल में ये बात साबित भी कर लेंगे कि पीटी का स्क्वायर, स्पर्श रेखा का स्क्वायर पीए गुणा पीबी के बराबर होता है। स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होता है ना, ये पी से लेकर ए और पी से लेकर बी, पीए और पीबी के स्क्वायर मल्टीप्लाई के बराबर होता है। क्या ये आपने कभी जीवन में पढ़ा है? ठीक है, ये बात लिख लेना क्योंकि आगे के सवालों में काम आएगी, इस पर बातें अपने यूज में आएंगी दोस्तों। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त जिसका व्यास त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है, जिसका व्यास है वो त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। एबी और एसी को पी और क्यू पर काटता है, तो एपी और क्यूसी का मान ज्ञात करें। पहले तो आप एक ट्राइंगल बनाओ, ये सवाल कहना क्या चाहता है ये समझते हैं पहले। ये सवाल कहना क्या चाहता है ये तो बताओ पहले। ए बी और समबाहु है। प्यारे बच्चों, इसकी हाइट है ना, इसकी हाइट हाइट इसकी बताओ यही बनेगी, ये वाली हाइट बनेगी एडी, ये इसकी हाइट बनेगी। अब हमें एक ऐसा सर्किल बनाना है जिसका डायमीटर व्यास एडी बन जाए। प्यारे बच्चों, ऐसा एक सर्किल बनाकर देखें ना जिसका डायमीटर क्या बन जाए, जिसका डायमीटर ये बन जाए एडी। देखो क्या बच्चों, एडी मैंने एक इस प्रकार का सर्किल मान लिया ना जिसका डायमीटर आ रहा है ये, यानी ये कहीं ना कहीं इसका होगा सेंटर। अब ये सेंट्रोइड नहीं है, ध्यान रखना, ये परिवर्त नहीं है, ना तो अंतःवर्त है ना परिवर्त है, ये तो उसको काट के जा रहा है। ये एडी का हाफ जो ना, एडी का हाफ इसकी रेडियस बनेगी। भुजा एबी को तो काटता है पी पर, एबी को तो काटता है पी पर, और एसी को काटता है क्यू पर, इसे काटता है क्यू पर। आपको क्या पूछा है, आपको क्या पूछा है दोस्तों? एपी, ये वाला एपी, और क्या है क्यूसी, इसका मान बताओ। अरे दोस्तों, तो मैं बिना मतलब कंफ्यूज कर रहा है, आप मुझे एक कॉमन सेंस की बात बताना, क्या बीपी और क्यूसी दोनों आपस में बराबरी तो होंगी? अरे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाइट का एकदम एग्जैक्ट बना रहे हो, ये डायमीटर के जैसा इधर वैसा इधर, सेम प्रकार की बात है। ये क्यूसी नहीं है, एग्जामिनर ने आपसे एपी और बीपी का रेशो पूछा है, ये मान। एग्जामिनर ने आपसे एपी और बीपी का रेशो पूछा है, दोनों अलग अलग बातों का रेशो आपको पूछा गया है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इस बिंदु बी को पकड़ लीजिए, बिंदु बी को, बिंदु बी से बेटा ये तो जा रही है एक टेंजेंट स्पर्श रेखा, ये जा रही है सीकेंट, यानी कि दोस्तों ये जा रही है आपके लिए छेदक रेखा। तो क्या बनाएं? आप कहना सर बीपी का स्क्वायर, सॉरी बीडी, बीडी का जो स्क्वायर बनेगा, क्या बीपी गुणा बीए के बराबर बनेगा क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। ये मेरे को बीडी बीडी नहीं चाहिए, मैं बीडी को लिख सकता हूं क्या बीसी बटे 2, स्क्वायर करूंगा तो बीसी बटे 4 बन जाएगा, बराबर हो गया बीपी गुणा बी। बोलो कोई दिक्कत? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पूरा पूरा काटेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा सर ए बी और बीसी का मान बराबर है, ए बी और बीसी का मान बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एक ए बी से एक बीसी काट दूं क्या? अरे ए बी और बीसी बराबर ही तो होंगे, सवाल में साफ साफ बोला था इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहां से दोस्तों मेरे सामने नियम आ गया कि बीपी और बीसी का रेशो बनेगा 1:4, या मैं अगर चाहूं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, बीपी और बीए का रेशो भी 1:4 ही बनेगा, क्योंकि इन दोनों का मान तो बराबर है, क्योंकि इन दोनों का मान तो बराबर है। ए बी बोलूं, बीसी बोलूं, सीए बोलूं, बात तो एक ही है। कहने का मतलब ए बी अगर पूरी लाइन 4 थी ना, तो ये बीपी का मान कितना था 1, और ये वाला मान कितना था 3। एपी का मतलब 3 था और बीपी का मतलब 1 था, 3 1 आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये फॉर्मूला आपके कई बार काम आएगा, ये बात आपके कई बार यूज में आएगी। हाय राम, पी क्यू, अच्छा बी सी, पी क्यू बी सी, 3 4 ही आएगा इसका उत्तर भी, इसका आंसर 3 4 ही आएगा। अरे बताओ 3 4 ही आएगा ना?
हमने अभी अभी तो ये किया था, अभी अभी तो किया है दोस्त, 10 सेकंड हुए हैं ये सवाल तुम्हें बताए हुए। ये एपी अगर 3 है तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 2 आएगा, ऐसा ही तो आएगा। अरे बोलो 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 बोलो। और ये भी तुमको मैंने कहा था कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तुम बीसी के पैरेलल कोई लाइन बनाओगे तो अंदर वाला भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा पक्का, अंदर वाला भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। तो इसकी भुजाएं भी तो 3 3 ही आएंगी दोस्त। तो PQ और BC का मान कितना बन गया? 3 4। क्या बच्चों बताओ, मैथ बहुत टफ थोड़ी है, मैथ्स बहुत टफ थोड़ी है, जानकारी बस समझने वाली बात है। और ज्योमेट्री तो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने थ्योरम को कितना पढ़ रखा है, आपको प्रमेय कितनी याद है, आप थ्योरम पे कितना जानते हैं, इतना सा खेल। एक ट्रायंगल में दो वर्त एक समबाहु त्रिभुज के अंतःस्पर्शी बनाए गए हैं। छोटे वर्त और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। छोटे वाले वृत्त का और इसका एरिया ज्ञात करना है। तुम एक बात बताओ, हम आकृति को देखते हैं गौर से, सवाल को मारो गोली, यहां देखते हैं बेटा ये ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल है सर ये इक्विलेटरल। मैंने आपको पहले बताया था कि एक ट्रायंगल के अंदर ऐसे बनाओगे, रेडियस उसकी 1/3 होती है, रेडियस 1/3 होती है। छोटे वाले की रेडियस है और बड़े वाले की रेडियस का रेशियो 1:3 बनता है। अब एक बार समझो, देखो क्या है ना, ये जो सर्किल नीले वाला है, नीले वाला, ये तो इसका अंतः सर्किल है। मैं तुम्हें सवाल समझाने के लिए ऐसा मान, ऐसा मान लो सर, ये ऐसा तुमने कहे मान लिया। अरे समझो, तुम्हें अभी अभी समझ में आएगा। ये अंदर वाले सर्किल का, ये नीले वाले सर्किल का केंद्र रहेगा, केंद्र भी है, सेंट्रोइड भी है। एक बार को तुम्हें काम करो ना, पूरी हाइट को 9 मान लो। 9 कहे मानना सर आपने? 1/3 करना पड़ेगा मुझे, 1/3 करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा, तो ये बात समझने में दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों 1/3 करोगे, बताओ ये वाली दूरी 3 और ये ऊपर वाली भी 3 ही आएगी, ये भी है तो रेडियस ही। अब दूरी कितनी बच गई? ऊपर वाली 3। अंदर वाले इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये इन सर्किल हो गया 3 का, मतलब ये 2 और ये 1 आ गया। ऐसा आता है क्या? यानी मैंने तुमको इस 9 सेंटीमीटर को काट पीट के बता दिया ये कैसे बनता है। 3 3 1 2 1। और थोड़ा इसको भी एलोबरेट कर दूं ना, अरे माय गॉड, इसको भी कर दूं ना, तो आप ये समझना ये भी 1 है और ऊपर भी 1 होगा, ऐसे ऐसे जाकर बनता है ये 1 1 1 3 3। अब ये बताओ, हाइट अगर 9 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ज्ञात कर सकते हो? साइड आप कहना सर हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। हाइट का मतलब अगर अपने को 9 दिया हुआ है तो ये हो गया √3/2a, तो a आ गया 6√3। a कितना आ गया? 6√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा आ गई 6√3। किन किन का अनुपात पूछा गया तुमसे? अनुपात किन किन का पूछा गया है? अनुपात किन किन का पूछा गया है? छोटे वृत्त और समबाहु त्रिभुज। छोटे वृत्त का तो होगा πr², समबाहु त्रिभुज का होगा √3/4a²। ये क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। पाई का मतलब 22/7 है। अच्छा, पाई को पाई में लिखा है क्या? अरे फिर तो दिक्कत ही नहीं, पाई को पाई लिखा है। इसकी आर का मतलब 1 ले लो, तो 1 का मतलब 1 है, हटाओ। √3/4a², बेटा 6 का स्क्वायर 36 है, √3 का स्क्वायर 3 है, ये कट गया 9 9 या 27, पाई 27√3 उत्तर बन गया जी। ये आपके पेपर का एक और सवाल। पुरानी क्लास में भी तुमको ये समझाया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, उनमें ऐसे एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल फिर ऊपर बढ़ाओगे तो रेडियस 3 1 3 1 के अनुपात में घटती जाती है। तो 3 1 के अनुपात में क्यों घटती जाती है, ये बात आपको समझनी जरूरी है। सिद्धार्थ कहते हैं 2:1 कैसे? कौन सा 2:1 सिद्धार्थ? 2:1 कौन सा कह रहे हो, बताओ मुझे एक बार। अच्छा ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं तुम क्या पूछ रहे हो मुझे, एक बार कॉल करोगे सिद्धार्थ? तुम एक बार मुझे कॉल करोगे क्या? हाँ भाई, आप बता दे। नमस्ते सर। नमस्ते है, ठीक है। 2:1 कौन सा कह रहे हो आप? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब?
तो ऊपर वाला नहीं है सर, ऊपर वाला ट्रायंगल, उसमें आप लिखा था 2:1 लिखा था ना। ये जो अंदर मैंने ऑरेंज कलर में सर्किल बनाया है, क्या जी ये सर, उसके ऊपर वाले ट्रायंगल में इन सर्किल नहीं है? जी बताओ इन सर्किल है कि नहीं है? सर, इन सर्किल है। इन जी सर्किल का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर होता है, वो सेंट्रोइड भी होता है, इन सर्किल भी होता है, वो सब कुछ वही होता है। जी सर। उसकी जो हाइट होती है वो मीडियन भी होती है। जी तो क्या सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में नहीं काटता? जी सर, समझ गया सर। तुम्हें इतने डाउट क्यों आते हैं यार? सर सोए हैं इसलिए। हाँ, सर सोए हैं सर, इसलिए सर दिक्कत हो रहा है सर। सोए? जी सर। क्लास पढ़ रहे हो कि सो रहे हो? सर हमको सर लगा था कि आपका क्लास नहीं हो पाएगा, तो हम सोए थे सर। अभी तो क्लास चलते हुए 1.5 घंटा हो गया, अभी जगह नहीं क्या? सर सो कर देख रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है। डाउट आने का कारण देखो, कह रहा है कि मैं सो गया था, तो मैंने कहा अब तो क्लास चलते हुए 1.5 घंटा हो गया, तो कह रहा है कि अभी भी सो रहा हूं ना सर, इसलिए। तो वो अगर सो के देख रहा हूं सर, तो मेरे डाउट क्लियर नहीं हो रहे, नींद में चल रहा हूं सर, बात समझ नहीं आ रही है। मिस्टर सिद्धार्थ, तारीख 13 अक्टूबर 2022 के समय से आप ये नोट कर लेना। समय है 11:35 का। इसके बाद से किसी भी क्लास में तुम्हारा किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है वो कंसीडर नहीं होगा। कोई भी प्लस क्लास हो, कोई भी स्पेशल क्लास हो, आपने कोई भी डाउट पूछा तो कभी भी इन एनी कॉस्ट तुम्हारा डाउट, तुम्हारा हैंड राइज कभी भी फ्यूचर में लिया नहीं जाएगा। इस बात का मेरा आपसे वादा है, इस बात का मेरा आपसे पक्का वादा है कि फ्यूचर में तुम्हारा किसी भी प्रकार का डाउट है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों थोड़ा बेकार डिसीजन है, लेकिन क्या करें, इन बालकों के लिए करना पड़ता है, ये नालायक पढ़ने के लायक ही नहीं है। सीडीएस, ये सवाल दोस्तों बड़ा अजीबोगरीब सा सवाल है। देखो क्या कुछ कर दिया एग्जामिनर ने, एक सर्किल बना दिया, सर्किल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, उसमें एक बड़े से बड़ा स्क्वायर बना दिया और उसके अंदर एक वृत्त बना दिया। छोटे वाले और बड़े वाले इन दोनों की एरिया का रेशो पूछ लिया, इन दोनों के एरिया का रेशो पूछ लिया। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, छोटे वाले और बड़े वाले अगर मुझे एरिया का रेशो चाहिए तो इनकी रेडियस भी चाहिए ना, इनकी रेडियस भी चाहिए। बिना रेडियस तो कैसे ज्ञात करूंगा, बिना रेडियस तो कैसे ज्ञात करूंगा? तो मेरी कोशिश, मेरा टारगेट ये है कि मेरे को छोटे और बड़े दोनों के रेडियस मिल जाए तो अनुपात ज्ञात कर लोगे बेटा क्या? अरे आप ये समझो, छोटे वाला सर्किल है ना ये वाला, इसकी रेडियस को स्मॉल आर और बड़े वाले को कैपिटल आर मान लो। मैं ये खोजना चाह रहा हूं, मैं ये ढूंढना चाह रहा हूं। कोशिश, प्रयास, विचार इस बात पे है कि जीवन में जो भी साम दाम दंड भेद लगे ना, उससे अपन आर और आर का मान ज्ञात कर पाए। 1:2 कैसे आएगा? फिर हम पिटाई कर देंगे बेटा, बता रहे हैं सही में। अरे वो उस ट्राइंगल का इन सर्किल थोड़ी है, इन सर्किल थोड़ी है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्किल है, इन सर्किल थोड़ी है। ऐसे कंफ्यूज थोड़ी होना है। अच्छा एक बात बताओ बेटा तुम मुझे, बाकी बातें करेंगे बाद में तुमसे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल क्या 60 डिग्री का बनेगा? ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनेगा और ये वाला एंगल 30 डिग्री का बनेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन? 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होती है, 30 के सामने की भुजा 1 और 90 के सामने की भुजा 2 होती है। बेटा एक बात बताओ, जो इस वर्ग का, जो इस स्क्वायर का साइड का मान होगा, साइड का, क्या वो इसका डायमीटर भी होगा क्या? क्या वो अंदर वाले सर्किल का डायमीटर भी होगा क्या? तो मुझसे दिक्कत क्या होगी ना, मुझे इसका आधा करना पड़ेगा। अरे रेशो की बात होती है, 60 के सामने अगर मैं 2√3 मान लूं तो 30 के सामने 2 और 90 के सामने 4 हो जाएगा क्या? बताओ एक बार।
अरे बताओ बताओ, 90 के सामने 4 हो जाएगा क्या? इसका मतलब तुम्हें यह पता लग गया कि वर्ग की साइड, ये वाली साइड है ना, ये साइड 2√3 थी, तो वर्ग की ये भुजा भी 2√3 ही आएगी। अरे कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की ये भुजा भी 2√3 ही आएगी, और ये इधर का मेजरमेंट भी 2 आएगा क्या? इधर का मेजरमेंट भी 2 आएगा क्या? इधर भी सेम कहानी है, इधर भी सेम चीजें हैं, आपने कहा 2 आ गया। आप मुझे बता दो, छोटे वाले सर्किल की त्रिज्या का मान तुम्हें पता लगा क्या? छोटे वाले ट्रायंगल की, सॉरी ट्रायंगल नहीं, माफ कीजिए, सर्किल, इसकी रेडियस आपको 2√3 का आधा √3 मिल गई। अरे वाह, क्योंकि 2√3 इसका डायमीटर है, √3 रेडियस है। और मैं ये भी जानता हूं दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है ना, साइड वो भी आपको पता लग गई है, 4 + 2√3 है। अरे ये पूरी तो साइड है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। और ये बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये सर्कम सर्किल है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये सर्कम सर्किल है ना दोस्तों। सर्कम सर्किल की रेडियस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहना सर हमने पढ़ा है साइड बटा √3, तो साइड है 4 + 2√3, और ये क्या है दोस्तों? √3। क्या तुम्हें छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड का रेशो पता लग गया? छोटे वाले सर्किल और बड़े वाले सर्किल की रेडियस का रेशो आ गया, तो R/R ज्ञात कर दीजिए, खत्म। लेकिन ये रेडियस का ही आएगा, ध्यान रखना, अभी एरिया नहीं आया। एरिया के लिए अपन स्क्वायर करेंगे, वो बात की बात है, बटा में √3। इस √3 को ऊपर में गुणा कर दो, 3 + 4 + 2√3। प्यारे बच्चों, ये रेडियस की बात हुई है। आपने कहा सर एरिया के लिए तो इनका वर्ग करना पड़ता है। अगर मैं इस छोटे वाले का एरिया और बड़े वाले का एरिया ज्ञात करना चाहूं बेटा, तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9, इसका स्क्वायर कितना बनेगा? इसका स्क्वायर बनेगा 16 प्लस 4 × 12 माइनस, सॉरी प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 √3। ये उत्तर आना चाहिए, 28 16 √3। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अच्छा, नीचे में बेटा, नीचे में रूट नहीं है, मैंने ऑप्शन देखे नहीं थे, कोई बात नहीं। नीचे में रूट नहीं है, रूट इनको ऊपर चाहिए, तो कोई बात नहीं, अपन रूट को ऊपर कर सकते हैं ना। अगर बेटा नीचे में रूट नहीं है, अब रूट को ऊपर कर सकते हैं ना। देखो मैं इस सवाल को ये बता रहा हूं तुम्हें थोड़ा तरीके में, 2 इनमें से कॉमन ले लीजिए, अंदर बन गया 2 + √3। रेशनलाइज करना हमने पढ़ा है अलजेब्रा में, 2 - √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ऊपर बन गया 3 × 2 - √3 बटा 2, और गुणा करूंगा 4 और 3 1 हो गया, खत्म। अब तुम इसका स्क्वायर कर दो, अब तुम इसका स्क्वायर कर दो बेटा, और 3 का स्क्वायर करोगे 9, अंदर बनेगा 4 और 3 7 माइनस 2 दूनी 4 √3 बटा में 4। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ बन गया, 9 × 7 = 63 माइनस 9 × 4 = 36 √3 बटा में 4। ये जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हो बेटा, ये ज्योमेट्री के मुश्किल लेवल के सवाल है। ये ज्योमेट्री के मतलब सीडीएस का एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बेहतरीन लेवल की चीजें हैं। इस प्रकार के सवाल पेपर में कभी कभार देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में कभी कभार देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर कभी सामने आ जाएं तो भी आपको तिकड़म लगानी आनी चाहिए। सिर्फ आप क्लास को एक बार पढ़कर छोड़ दोगे तो पेपर में ये सवाल होने का कोई मतलब नहीं है। ये सवाल पेपर में तभी हो सकता है अगर आपने घर पे इन पे ठीक से वर्कआउट किया, घर पे आपने इन पे ठीक से काम किया। बस इतने से सवाल हैं बच्चों जो अपने समबाहु त्रिभुज के स्पेशल क्वेश्चन थे, जिनको हमने पूरा कर लिया। सीडीएस क्या एग्जाम होता है? सीडीएस बहुत बेहतरीन पेपर होता है दोस्तों। ऐसा पेपर होता है, मैथ के 100 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं केवल और केवल ज्योमेट्री के। सुनिएगा, ये बेटा राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस 2 बाकी हैं, इनको अपन कल पढ़ लेंगे, छोड़ दें बात को। आज ज्यादा नहीं है, 8-10 सवाल ही बाकी हैं, जो ये बातें बाकी हैं इनको अपन कल पढ़ेंगे बेटा। आज हमने कई सारे सवाल कर लिए हैं, कई सारी बातों को पढ़ लिया। कल क्लास है, देखता हूं शेड्यूल में। है बेटा, कल 14 अक्टूबर को क्लास है, 15 और 16 का ऑफ है, 17 को क्लास आएगी। 17, 18, 19, 20, 21, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां, फिर 26 तारीख से क्लास। ठीक है बच्चों, शुक्रिया, जय हिंद।
जय भारत, नमस्कार भैया। मैथ की प्रैक्टिस तो एक क्लास में ही करवा रहे हैं तुम्हें, साथ साथ सारी प्रैक्टिस भी। सुख सागर भैया, तुम्हारा एक सवाल था, मादिका ओवन, ये कल किया था ना, मैंने 5 आंसर आया था, 5 आया था। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, आज इतना ही, टेक केयर।